अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी साजिद तावड़ साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप My आए। थैंक यू pleasure. सो Thank मच। you so much, Arzu. Thank you so much. सर सबसे पहले तो क्रिसमस से ही शुरू करते हैं। मैरी क्रिसमस टू एवरीबॉडी। बल्कि मैं सबसे आज मैं एक जगह पे इनवाइटेड था, एक क्रिसमस इवेंट पे मुझे बोलने का इत्तेफाक हुआ है। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा, अमेरिका के अंदर आरजू मैरी क्रिसमस कहना जो है वो बराक ओबामा ने ऑलमोस्ट इसको बैन ही कहें कर दिया गया था। हैप्पी हॉलीडेज कहा जाता था। जितने जो ओपन ये जो लिबरल माइंडसेट के लोग थे कहते थे हैप्पी हॉलीडेज, मैरी क्रिसमस नहीं कहते थे। ये एक सबसे बड़ा। बल्कि मैं अगले दिन किसी जगह पे गया तो मैंने उसको कहा मैरी क्रिसमस, तो उसने आगे से जवाब में कहा हैप्पी हॉलीडेज। तो मैं बल्कि आई फील वेरी ऑफेंसिव। मैंने आज बल्कि जिस जगह बोल रहा था आपके देखने वालों को भी कहूंगा, ज्यादातर लोगों को पता नहीं है कि क्रिसमस क्या चीज है, किस फिक्रे से बना है क्रिसमस। क्रिसमस बना है द मैस। मैस कहते हैं जो चर्च के अंदर इबादत का सेशन होता है, उसको कहा जाता है मैस। मैस ऑन द क्राइस्ट बर्थडे, दिस इज कॉल्ड द क्रिसमस। और दूसरा सेंट, जो कहते हैं सेंटा क्लास, सेंट निकोलस जो थे वो रेड किस्म का रोब पहनते थे अपना, जो मंक्स वाला था। और डच जो थे इस ट्रेडिशन को लेकर आए थे न्यू एम्स्टरडैम में। न्यू एम्स्टरडैम से मुराद ये है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क मैनहट्टन, क्योंकि डच जुबान का लफ्ज है। मैनहट्टन जो है अमेरिकन ने लिया था डच से, उनसे खरीदा था ये इस आइलैंड को। तो इसकी बहुत हिस्ट्री है। लेकिन मैं आज जिस जगह पे मैं बोल के आया क्रिसमस के हवाले से, तो क्रिश्चियनिटी के खासकर इस बात से मैं जो सबसे बड़ा है उसका क्रिश्चियनिटी का एक जो थीम कहा जा सकता है फॉरगिवनेस। वो कहते हैं ना, एक चीख पे अगर कोई मारे तो दूसरा चीख आगे करो, फॉरगिवनेस। जीसस क्राइस्ट ऑन द क्राइस्ट, he was praying for the people those were putting the nails on his hands and the legs. So forgiveness सबसे बड़ा है। और आज मैंने जो वहां मैसेज दिया है कि प्लीज टुमारो प्रे फॉर द एंटायर वर्ल्ड। और दूसरा, जिन लोगों के साथ आपकी कोई नाराजगियां हैं उनको फॉरगिव करें और कोशिश करें। फॉरगिवनेस इज अ ह्यूज थिंग, इट इज। और उसमें एक बात आपके देखने वालों, फॉरगिव किसी को करने से आप उस पे नेकी नहीं करेंगे, अपने आप पे नेकी करेंगे आप। यू विल फील बेटर टू फॉरगिव समबडी। मेरे ख्याल में तो ये आज मैसेज मेरा क्रिसमस का फॉरगिवनेस के हवाले से था। आई स्पोक इन फ्रंट ऑफ couple of hundred people, क्रिश्चियन अमेरिकन। तो इस हवाले से मेरा ख्वाहिश थी आप सबको मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस। एंजॉय करें। और उसमें खासकर आखिरी मेरा जो आई कंक्लूडेड माय स्पीच ऑन इट कि क्रिसमस इज नॉट द सीजन, क्रिसमस इज द फीलिंग्स। So regardless who you are, you don't have to be a Christian to celebrate Christmas. I'm a Muslim, I was born Muslim, और मैं दुनिया का हर त्योहार मनाता हूँ। दिवाली, बैसाखी, ईद मनाता हूँ। और मैं इसी तरह कल क्रिसमस भी मनाऊंगा। और यहाँ पे एक दुख का इजहार जरूर करूंगा क्रिसमस पे। आपने जो बात की है कि जो हादसा हुआ है जर्मनी के अंदर, वो एक सऊदी डॉक्टर हैं भाईजान, उन्होंने 50 साल के उन्होंने जुल्म किया वहां पे आके। मैंने उसके ऊपर आरजू एक ट्वीट की थी जिसके ऊपर कई मेरे जो आपको पता है मेरे पीछे पाकिस्तानी लौंडे लपाड़े हर वक्त बैटरियां लेके घूमते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ही इज नॉट अ मुस्लिम, सो व्हाई यू आर फीलिंग बैड अबाउट हिम। तो उनके लिए अर्ज ये था, उसका नाम तालिब था। फिर मैंने आज ट्वीट उसके जवाब में ट्वीट किसी की रीट्वीट की कि जब उसको पुलिस पकड़ रही थी तो नीचे से अल्लाह अकबर के नारे लगा रहा था। चलें, फॉरगेट अबाउट इस्लाम। एक रिफ्यूजी था जर्मनी के अंदर, 2006 में आया, 2016 में उसको पॉलिटिकल असाइलम दे दिया गया, असाइलम स्टेटस चेंज हो गया। उसकी नेकी इस तरह रिटर्न की जाती है। आपका क्या ख्याल है कि मैं अमेरिका की हर पॉलिसी के साथ एग्री करता हूं? लेकिन नहीं, इस कंट्री ने मुझे रिफ्यूज दिया है, इस कंट्री ने मुझे छत दिया है, खाना दिया है, तो उसके रिटर्न इस तरह किया जाता है जिस तरह उसने किया है। जो 4 लोग मरे हैं उनमें एक 9 साल का बच्चा भी है। एक मां से बच्चा छिन गया। 41 लोग, 41 लोग जो हैं वो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में है, मरों जैसे हैं, वो ऑलमोस्ट मर ही चुके हैं। तो दर हकीकत ये सोचना चाहिए कि किसी, आप इंसान की बात करते हैं, किसी जानवर को भी, किसी जिंदा चीज को भी फीलिंग वाली इसकी चीजें, मैं तो पत्तों पे भी समझता हूं शायद उनकी फीलिंग्स होंगी, तो उनको तकलीफ पहुंचाना मेरे ख्याल में बहुत, उसने जुल्म किया है।
और खासकर रिफ्यूजी आया उस जगह पे, उसको जर्मनी ने गले लगाया, उसको डॉक्टर बनाया। और उस शख्स ने, मैं बहुत दुखी हूं उस शख्स के लिए। वो एक कहते हैं साइकाट्रिस्ट है, वो जेल के अंदर वो जो है नशों पे लगे हुए लोगों की काउंसलिंग करता था। 2024 में उसने बिल्कुल सारा साल काम नहीं किया। और फिर उसके बाद जो दुख वाली बल्कि बात यह है कि उस बंदे का पोर्टफोलियो, जब मैं स्टडी कर रहा था, उसके पोर्टफोलियो में वो एक वेबसाइट जो है उसको वो मैनेज करता था, चलाता था। उस वेबसाइट का नाम था, मैं हैरान हूं, wearesaudis.org। ये उसकी वेबसाइट थी, जिस wearesaudis.net। उसको वो कहता है मैं मैनेज करता था। जो सऊदी अरेबिया से लोग पॉलिटिकल रिफ्यूजी यहाँ पे आते थे, उनको वो उनकी खिदमत सेवा करता था। ये भी तुमने जर्मनी वालों की अच्छी सेवा की है, बहुत दुख है मुझे। और मैं आपसे देखने वालों से कहूंगा कि प्लीज, कल क्रिसमस है, आप मंदिर में हो, मस्जिद में हो, गुरुद्वारे में हो और चर्च में हो, प्लीज उनके लिए दुआ करें। जिन लोगों को इस तालब अल मौसम ने तकलीफ पहुंचाई, उनके लिए दुआ कीजिए। बिल्कुल ऐसे ही सर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये काफी टाइम से 2006 से रह रहा था ये जर्मनी में। 2006 से वहां पे रह रहा था जर्मनी में। और बहुत ज्यादती की इस बंदे ने। इसने इतनी ज्यादती की है कि सारी इंसानियत भी माफी मांगे तो वो, जिस माँ का बच्चा 9 साल का मर गया है, दूसरे जिनके मारे गए वापस नहीं आएंगे। मैं इंतहाई दुखी हूं इस चीज पे जब लोग इस तरह के कदम उठाते हैं। आज जो दूसरी खबरें जिन पे बात करना चाहूंगा आपके खित्ते के हवाले से, कि आपके खित्ते में बड़ी बड़ी तब्दीलियां जल्दी आ रही हैं। पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियों की आपने सुनी होगी बात। पाकिस्तान चाइना से J-35 तैयारे ले रहा है 40 के करीब। और उसके बाद आपने देखा होगा कि सीरिया के हालात तब्दील हो रहे हैं। अमेरिका ने दाग दिया यहां से ऐलान के जो आपने आर्मी ट्रायल किए हैं उसका। डॉक्टर जयशंकर साहब अमेरिका आ रहे हैं। और उससे सबसे बड़ी बात यह है कि खबरें उड़ रही हैं कि शायद मोदी साहब लाहौर जा रहे हैं। देखें, ये इसके सोच रखने में क्या हर्ज है, लेकिन ये भी बात उड़ रही है। वाकई में सर, ये तो बहुत बड़ी खबर है। ये देखें, नहीं देखें, या तो ये खबर है या ख्वाहिश है। उसकी वजह ये है, नवाज शरीफ साहब के पोते की शादी है और उसके लिए वहां पे कमरे लिए जा रहे थे चीजें। लेकिन कुछ लोगों की कहते हैं ख्वाहिश है कि शायद मोदी साहब आए तो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। लेकिन मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि लेकिन कुछ कहा भी नहीं जा सकता। लेकिन आपके खित्ते में अब देखें, आपके उस एरिया के अंदर जो नई चीज आई है, जो आपके ऊपर आपकी 4 कॉर्पोरेशंस के ऊपर जो पाबंदी लगाई है, चले पहले उससे हम शुरुआत करते हैं। उसके पीछे बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। पहली दफा हिस्ट्री में यह हुआ है कि किसी गवर्नमेंट ओन एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, उसके ऊपर पाबंदी लगाई। हालांकि वो दूसरी जो तीसरी दूसरी कंपनियां हैं वो भी इसी को सपोर्ट करती थी। लेकिन किसी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन को पहली दफा पाबंदी का निशाना बनाया। लेकिन ये पाबंदी पहली दफा नहीं है। पीछे माजी में देखा जाए तो सबसे पहली पाबंदी 1965 में जंग की वजह से लगाई थी। उस वक्त भी आर्म्स जो सैंक्शन एम्बार्गोस थे, चीजें लगाई गई थी पाकिस्तान के ऊपर। ये पहली और आखिरी नहीं है और इससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान के अमीर लोगों के आवारा लौंडे लपाड़े जो बच्चे हैं बहुत खुश हैं। वो कहते हैं कि शायद ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने या अमेरिका ने ये हमारे मुर्शद पाक के लिए ये पाबंदियां लगा दी हैं। वो जो है इस वक्त छलांगे मारते फिर रहे थे। मुर्शद पाक ने कहा है कि नहीं, ये इससे मेरे वोट कम होंगे। उन्होंने सिचुएशन चेंज कर दी। भाईजान जुल्फी बुखारी ने उसके ऊपर कहा नहीं जी, हमने तो इसके हक में नहीं है। और भी कई लोग जिनकी टोटल इनकम इस वक्त सिर्फ यूट्यूब है। कई दफा मैं आरजू सोचता हूं, अगर यूट्यूब या टिकटॉक ये बंद हो गया तो इस पार्टी का क्या मुस्तकबिल है? ये पार्टी क्या करेगी? ये कहां जाएंगे? फिर ये एक दूसरे के गले काटेंगे, क्या करेंगे ये? लेकिन सर ज्यादातर तो पीटीआई के सपोर्टर मुल्क से बाहर बैठे हैं। बाहर बैठे हैं और उनका कारोबार है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इस वक्त ये जो लौड़ा लपाड़ा बाहर बैठ के काम कर रहा है, उनकी बिल्कुल ख्वाहिश नहीं है कि खान साहब जेल से बाहर आए। उनका कारोबार है। खान साहब उनका कारोबार है, उनकी सियासत या मजहबी उनका पेशरवा नहीं है वो। इसके ऊपर तो कई इस वक्त जो है वो लोग, और वो कैंसर, बल्कि इस वक्त मुर्शद पाक उनसे बेजार हो चुके हैं क्योंकि वो उनके कंट्रोल में ही नहीं है।
वो तो उनको तो सुबह शाम चाहिए कि कोई खबरें लोग देखें, और इतने मिलियन, और सारे को डॉलरों में इनकम कौन छोड़ता है? और ऐसे लोग ना तालीम है, ना अकल है, ना शक्ल है। सुबह सुबह उठ के बस वो शेप बना के तो बैठ जाते हैं उसके सामने अपना, तो वो मिलियन के हिसाब से लोग उनको देख रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। वो पता ही नहीं है उनको कि ये पार्टी है, मजहबी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, इसका क्या फ्यूचर था, क्या है, कहां जाएंगे, कोई परवाह नहीं। मादर पितर आजाद, सारा दिन उस पर रोज नई नई खबरें कि मुर्शद शाम को बाहर आ जाएंगे, मुर्शद के लिए 25 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 दिनों बाद आ जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अडियाला की फ्लाइट करा ली उन्होंने, रावलपिंडी की, उन्होंने ये कर दिया है, वो फलां आ गया है। अब नई खबर शोशा छोड़ दिया आपने, इसी हवाले से कहते हैं तुलसी गैबर्ट तुलसी गैबर्ट जो है, शी इज अ बिग फैन ऑफ इमरान खान। हाँ, ये भी कह रहे हैं। ये भी उड़ गई बात उधर से। मेरा कोई जो मुंह में आता है वैसे, इनको लगता है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप आ ही इमरान खान के लिए रहा है, उसको और कोई काम नहीं है, सिर्फ वो आएगा, अडियाला जेल आ जाएगा, खान साहब को अपने जहाज में साथ बिठाएगा और जाके इस्लामाबाद तख्त के ऊपर बिठा देगा, कहेगा ये कंट्री इज योर्स, तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का ये मुल्क है। और आपने देखा होगा कि डिज्नी वर्ल्ड की मूवी के एंड पे लगता है देन लिव फॉर एवर, हैप्पीली लिव फॉर एवर। तो कहेगा ये आपका ये तख्त है, ये कंट्री आपका है, आपके बच्चों का है, आप और मलका इसके ऊपर अब सारी जिंदगी हुकूमत करें। ये डिज्नी मूवी बना रहे हैं ये लौंडे लपाड़े, देखें इनसे जरा। कोई ना शर्म है ना हया है कि उसके पास कौन सा फार्मूला है। 3.5 साल की परफॉर्मेंस देखी उसकी, 25-25, 26-26 साल के जो मिनिस्टर देखे थे उसके, जो कैबिनेट में थे उसके। सर वो तो कहते थे मेरी तैयारी नहीं है, मुझे गवर्नमेंट दे दी है, ये तो खुद बोला इमरान खान ने। खान साहब ने कहा था मेरे पास 200 बंदों की टीम है, आते ही दूध की नहरें चलेंगी। तो वो जो अब बाजवा साहब मिन्नतें करते रहे 4 साल के, इसको हटा दो बुजदार को, तो क्यों नहीं सुना उसका? और 6 दफा इसने फाइनेंस मिनिस्टर चेंज किए, और जहां जाता था ना रिलेशनशिप खराब करके आ जाता था, बाजवा साहब जाके मिन्नतें करते थे बाद में। आप देख लें, चाइना से ये नाराज था, सऊदी अरेबिया से ये नाराज था, इंग्लैंड ये नहीं जाता था, अमेरिका के साथ ये, सऊदी अरेबिया के जहाज के अंदर इसने जो हालतें की हैं, जो वापसी पे आपने देखा जब अमेरिका आया था, कभी किसी ने पूछा कि जाके एमपीएस से पूछें कि भी आप क्यों नाराज थे इससे, जो हरकतें करता रहा? और आज भी इसी तरह बिल्कुल 25-25 साल के बच्चे ले आएगा ये वहां से, लोगों के आवारा बच्चे जो घूम रहे हैं, वो यूट्यूब से उठ के कैबिनेट में बैठ जाएंगे वो। चले, अगर ये हालत है, लेकिन दुख से कहूंगा, मैं सारी सिचुएशन को थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा जो इस वक्त आपके हालात चल रही है। देखिए, यूरोपियन यूनियन ने भी कहा है, ब्रिटेन ने भी कहा है आपकी फौजी हुकूमत, फौजी अदालतों के बारे में। आज मैथ्यू मिलर भाईजान जो है, मैं वैसे कहना नहीं चाह रहा था, लोगों ने उनका नाम यहाँ पे ड्रैकुला रखा हुआ है, तो वो मैथ्यू मिलर के सर के स्टाइल का उनका ड्रैकुला दांत ऐसे उनके, लेकिन मैं उस पर तवज्जो नहीं दूंगा। बात ये कहूंगा, मैथ्यू मिलर साहब ने भी आज लबकुशाई कर दी है कि हमें बहुत एहसास है, हमने हमेशा वर्ड इस्तेमाल किया फेयर ट्रायल। वो कहते हैं शर्म आनी चाहिए थी कि तुमने अपने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या किया, उसको फेयर ट्रायल दिया तुमने। 3 साल तुमने उसको नहीं छेड़ा, जब चौथे साल वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बना है, तुमने अपनी मर्जी की स्टेट, मर्जी की अदालतों, मर्जी के जजों, मर्जी की ज्यूरी, मर्जी के प्रोसिक्यूटरों में जाके तुमने उसको फेयर ट्रायल दिया था। जो तुम आज इंटरफेयर कर रहे हो पाकिस्तान के जुडिशरी के अंदर, किस मुंह से ये बात कर रहे हो तुम? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। गुटानमो बे का जवाब तुम्हारे पास है मैथ्यू मिलर से? अगर मैं आज पूछूं तो जवाब है तुम्हारे पास? वो ब्रिटेन वाले जो शोर में चाह रहे हैं, जब तुम्हारे वहां पे रॉयड शुरू हुए थे, तुमने अदालतें खोल दी थी 24-24 घंटे, और तुमने 13-13 साल बच्चों को सजाएं दी हैं। मैथ्यू मिलर से आज मैं ये पूछना चाहता हूं, मैथ्यू मिलर साहब, 6 जनवरी में तुमने जब 18-18 साल की सजाएं दी हैं लोगों को, उसका कोई जवाब है तुम्हारे पास? फिर अंतीफा और ब्लैक लाइव मैटर यहां पे जब व्हाइट हाउस पे अटैक करती, तुमने किसी को अरेस्ट किया उसमें? अमेरिका के अंदर 2 कानून है, डेमोक्रेट पार्टी के लिए और रिपब्लिकन पार्टी के लिए अलग। तो यहां कौन फेयर ट्रायल देगा कि तुम्हें तकलीफ हो गई है कि पाकिस्तान के फेयर ट्रायल पे? कोई है जवाब किसी के पास? लेकिन कसूर फिर आपका है आरज़ू, मैं बता देता हूं, कसूर फिर भी आपका है। कसूर आपका यह है कि आपने 9 मई का हादसा हुआ, कितना अरसा हो चुका है, आप आज तक उन लोगों को सजाएं क्यों नहीं दे पाए? क्या वजह?
ये कमजोरी आपकी है, ये स्टेट की कमजोरी है, क्योंकि आपका हर जज जो है वो कहता है गुड टू सी। मैं तो मैथ्यू मिलर से ये क्वेश्चन करना चाहता हूं, आरजू मैथ्यू मिलर से ये क्वेश्चन करना चाहता हूं, तुम उस कंट्री के फैसलों के बारे में बात कर रहे हो जहां की जुडिशरी का नंबर 139 है 141 में से। हर जज जो है वहां पे वो पीटीआई का वर्कर है, वो जज तो है ही नहीं है। वो तो कहता मैं तो गुड टू सी यू। वो कहता मुर्शद पाक आ गए, मर्सिडीज में लेकर आओ, हमारे घर लेकर आओ, मेरी तो सास इनके लिए पराठे बना के बैठी है, ये आपकी जुडिशरी है। तो फिर वो क्या करें, मिलिट्री वाले क्या करेंगे? दूसरा मैं समझ, आप आर्मी के बेस पे जाके अटैक करेंगे कोर कमांडर के घर में, तो आपके ऊपर केस मंडी भाउदीन में चलेगा या आर्मी कोर्ट में चलेगा? लेकिन कमजोर है ना, फैसला ना दे सके ना कर सके, आज भी कमजोर है। लेकिन सर वो आम सिटीजन्स थे ना, कोई मोर उठा के ले जा रहा है, कोई मटन उठा के ले जा रहा है, लीडर को तो किसी लीडर को नहीं पकड़ा पीटीआई के। ये दूसरा अलमिया है, इसी वजह से ये कह रहे हैं ये सारे, इसी वजह से बरतानिया सब बोल रहे हैं कि तुम लोग ठीक नहीं हो, चाहे उधर केस कर लो इधर केस कर लो, कुछ कर लो, तुम्हारे हालात नहीं ठीक है। दर हकीकत देखें आरजू, मैं तो खैर जान बचा के भागा था वहां से, मैंने कई दफा आपको कहा है, लेकिन जिस तरह आप इस मुल्क को चला रहे हैं इस तरह मुल्क चलते नहीं है, इस तरह चलते नहीं है जो आपके हालात हैं। लेकिन चले, क्या मैं इसमें क्या कहूं क्या ना कहूं, मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही है कि आप कब तक सरवाइव कर पाएंगे। मुझे तो बहुत सख्त फिक्र है, बहुत मुश्किल हालात हैं आपके, क्या क्योंकि आप क्या कहूं आपको, इस वक्त अगर देखा जाए तो इमरान खान के पास कभी जो एक लेवरेज बेनजीर के पास होती थी, वो इंटरनेशनल मीडिया बड़ी तवज्जो उनको देता था, वो तो चले वन मैन आर्मी थी बाहर, इस वक्त इनके पास तो बहुत पैसा है। यहाँ पे नुसरत फतेह अली खान के दौर के अंदर जो कवालियां कराई गई हैं, वो जो बच्चे सुनते थे कवालियां, अब वो जवान हो चुके हैं, वो जवान है और वो पैसा लगा रहे हैं, वो सारे कहते हैं हम जिहादी हैं, हम वो पीटीआई वाले तो मुर्शद के फॉलोअर कौन होते हैं, तो वो खुद बोल के कहता है ये सियासत नहीं जिहाद है, ये तो जिहादी बन के फिर रहे हैं यहाँ पे। तो डील करें इनके साथ आप, जिन्होंने इसको बनाया था भाई, ये कौन था ये बंदा 2018 में फ्रॉड के जरिए लाया गया है, जब ये कौन था, लाने वाले से पूछे ना, आज बाजवा साहब वहीं बैठे, उनसे पूछना चाहिए भाई आप लेकर आए थे, अब इसका बंदोबस्त करें, आप कौम को क्यों इस चीज की सजा दे रहे हैं, आप कौम सफर कर रही है। आज मैं सिर्फ एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, सिर्फ, उसके बाद मैं और बात करेंगे। आरजू, इस वक्त एक पॉलिटिकली अनस्टेबल और फाइनेंशियली बैंकरप्ट कंट्री पाकिस्तान किसके फेवर में है? किसके फेवर में? जिसके भी फेवर में है पीटीआई उसकी मदद कर रही है, और करवा कौन रहा है? जो मुल्क चला रहा है। तो फिर इसमें क्या, इसमें कोई पूछने वाली नई बात तो है नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि इस वक्त बांग्लादेश के साथ रिलेशनशिप बड़े पीक पे जा रहे हैं, दो बिछड़े भाई मिल गए आपस में एक दूसरे के साथ, बल्कि मैंने अगले किसी जगह ब्लॉक किया, मुझे अफसोस है इस बात पे, अगर मैं हूं इस पॉइंट पे, आज मुझसे अगले दिन किसी ने क्वेश्चन किया आप अगर पाकिस्तान में होते, आज जो किसी पोजीशन में होते तो क्या करें, मैंने उनको कहा मैं पाकिस्तान और भारत के अंदर सालसी कराता, उनकी सुलह कराता आपस में। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तान के पास, है आज भी, कि आप भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करो। ठीक करने के लिए बांग्लादेश को एज एन अपॉर्चुनिटी यूज करते, दोनों को एक टेबल पे बिठाते, ताकि इस रीजन के अंदर स्टेबिलिटी आती। लेकिन ये फिर मेरे जैसा बंदा यहां सोच सकता है, फिर आप ना सोचे, मैं इस पे आपको क्या कह सकता हूं। लेकिन ये बजाय इस चीज के ऊपर कैपिटलाइज करके मजीद खराबी उस एरिया में बनाने की बजाय, मैं होता आज वहां पे तो मैं बांग्लादेश चला जाता, डॉक्टर यूनुस को कहता चलो आज चल के मोदी साहब के साथ बैठते, सालसी कराता, उनकी सुलह कराता, उनके अंदर स्टेबिलिटी रीजन में आती, गुर्बत से जान छूटती। लेकिन भाई नहीं, क्या जरूरत, ये तो और हालात खराब कर रहे हैं बांग्लादेश के। मैं वही तो कह रहा हूं ना, वो तो बॉर्डर के ऊपर मैंने वहां पे जावेद मुंशी साहब पकड़े गए, जावेद मुंशी साहब का बैकग्राउंड देखें उनके पास, और मैं उनकी बात यहां पे क्यों कर रहा हूं, वो बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर से पकड़े गए जावेद मुंशी साहब, जम्मू कश्मीर पुलिस ने पकड़ा है, और उनके पास जाली पासपोर्ट था पाकिस्तान का।
तहरीकुल मुजाहिदीन का वो हिस्सा है, लश्कर तैयबा के साथ उनका रिलेशनशिप है। और देखें तो ये तो फिर आगे। और दूसरा आपने देखा है कि किस तरीके से वो बांग्लादेश वाले भी तो लौंडा लपाड़ा इस वक्त फील्ड में आ चुका है कि हम आसाम जो है उसको आजाद कराएंगे, पता नहीं क्या करेंगे वहां पे, नई शरारत करेंगे और क्या पिद्दी बंगाल भी कह रहे हैं हमें दे दो, आसाम भी दे दो, 3-4 उन्होंने बता दिए एरियाज। ठीक, खराबी है ना भाई। देखें, शऊर नहीं है, तालीम नहीं है, भूखमरी है। और दूसरा मौलवी, देखें मैं एक बहुत अजीम बाप का लड़का बेटा हूं जिसने 1950s में लॉ ग्रेजुएशन की, और मुझे वो बड़े प्यार से समझाते रहे सारी जिंदगी। उन्होंने कहा जहां तालीम नहीं होगी वहां पे मौलवी का जादू सर चढ़ पे बोलेगा, चढ़ के। अब वो कहते हैं ना, कहते ये सियासत नहीं है, जिहाद है बेटा, 70 हूरें तेरा वेट कर रही है, चल ना यार निकल। सर 72 आपने 2 कम कर दी। चले 72-70 क्या फर्क मेरे बस सारा दिन उनको सारा दिन मस्जिदों में क्या बताते हैं कि हूर होगी और जो पानी पिएगी तो पानी जाता नजर आएगा, और फिर उसके बाद वो उसका लिबास पहनेगी तो 7 लिबासों में से वो तुम्हें नजर आएगा, फिर वो तुम्हें गाने सुनाएगी, वहां पे शराब होगी, दूध की नहरें होगी वहां पे, और म्यूजिक होगा, और तुम होगे तो अकेले होगे वहां, 72 औरतों के साथ एक बंदा अकेला वहां घूम रहा होगा। यार कुछ बंदा, मैं अब क्या बताऊं इसको आंसू। अच्छा, फिर वो ये जावेद मुंशी साहब आगे से इनसे पूछे तो इन्होंने यही बताना है, और क्या बताना है। किसी मौलवी साहब ने बता दिया होगा कि 72 वर्जन्स, तो उसने कहा ठीक है जी हम कमिंग। मुझे बात भूलती नहीं, मैंने शायद आपको पहले भी कहा था कि मुंबई में जो अटैक हो रहा था तो पीछे जो हैंडलर था, मैं मजाक तो नहीं है, बड़ा सीरियस मैटर है, उसकी बात नहीं मुझे भूलती। उसने कहा था चल बेटा बाहर आग ला दे, कहना हूं तू जन्नत दे बहुत नेड़े पहुंचू, बहुत नेड़े, कहना हूं तो असि वापस नहीं आना, असि अगे ही जाना है, हूं तो जन्नत ही जाना है। सर मैंने कहीं पढ़ा था कि थोड़े दिन पहले किसी ने लिखा था कि हमें जन्नत में हर वो चीज होगी जिसकी वजह से हम जहन्नुम में डाले जाएंगे, दुनिया में जो करेंगे नहीं, 2 चीजें वही सारी चीजें वहां मिलेंगी। मैंने मुझसे थोड़ा सा मौलवी भाईजान थोड़ा घबराते डरते हैं, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन कहीं करता हूँ। इसमें नौज़बिल्ला ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि मुझे अपने मजहब से नफरत है, प्यार नहीं है। मैं अपने मजहब को बिल्कुल बड़ा प्यार करता हूँ, लेकिन मैं क्वेश्चन लॉजिक पे पूछता हूँ। मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आप इस पे थोड़ा सा पढ़ के मुझे जवाब दीजिएगा। मैं अगर नेकी कर रहा हूं मुझे तो 72 और मिलेंगे, आप नेकी करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? सर मैंने तो पूछा था ना मौलाना साहब से, तो उन्होंने तो कह दिया था। आपने रिसर्च करें ना, आप रिसर्च करके मेरे जैसे बंदे को एजुकेट करें। वो नहीं बता पाए थे। अगर आप फिर आप नेकी क्यों करेंगे? फिर आप एज ए खातून आपको नेकी करना नहीं चाहिए? हाँ, नहीं आप बिल्कुल फारग है। मैंने अगले दिन एक मौलवी साहब से पूछा तो मुझे उसने बोला, कहते हैं वो जो आपकी बीवी है वो 72 हूरों की सरदार होगी। ये मुझे जवाब दिया। मैंने कहा यार फिर रहने दो, मैं तो अपनी बीवी से बेजार हूं यार। उन 72 हूरों की अगर लीडर वही है तो फिर ये तुम रखो अपने पास, 72 मुझे नहीं चाहिए। मैं कहा वो तो सारा दिन डांटती है, मारती है मुझे सारा दिन, तो उनको लीडर उसके साथ अगर 71 औरतें 72 उसके साथ मिल गई, वो तो मुझे लटा के मारा करेगी सारा दिन। तो ये तो फिर आरजू, अगर एक नहीं संभाली जा रही है भाई, सारा दिन मारती है, तो 72 मिल जाएंगे उसको साथ, बिल्कुल होगी वो। और मुझे तो कह रहे थे वही शोर मिलेगा जो इस दुनिया में, मैंने कहीं तो और बोरिंग चीज हो गई। ये तो भाई इनको कहें कोई थोड़ी चेंजेस करें टाइम के साथ साथ, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तस्वीरें नहीं बनाएं, कोई अट्रैक्टिव हो। वो मौलवी का फिक्रा पुराना हो गया है कि पानी पिएगी तो जाता नजर आएगा। कोई और थोड़ा सा इसमें डालें, चीजें अट्रैक्टिव करें थोड़ा सा इसको, मेरे ख्याल में। लेकिन आरजू इस वक्त जो चीजें इंटरेस्टिंग आ रही हैं, खासकर जब बात हम इसकी कर रहे थे मजाइल की, मजाइल के हवाले से जो पाबंदियां लगी हैं उसके आप फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी टेक्नोलॉजी सारी बेलारूस से और चाइना की टेक्नोलॉजी है। उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। बेलारूस के ऊपर भी इन्होंने कोई पाबंदियां लगाई थी, लेकिन ये कि इस वक्त जो दूसरी सेंसिटिव चीज ये है, कल की खबर चल रही है कि आप J-35 ले रहे हैं। आपके जहीर संधू साहब हैं जो आपके एयरफोर्स के हेड हैं, ये अपनी टीम को लेकर एयर शो देखने गए थे चाइना के अंदर। तो वहां पे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो है उस पे उन्होंने जो F-35
बिल्कुल चाइना कॉपी है उसकी F-35 की, अमेरिका की। अब पता नहीं अभी चला के उड़ा के किसी ने नहीं देखा। चाइना की चीजें आपको पता है जो उनके हालात हैं, अभी तक उसका किसी ने चेक बैक सर नहीं किया। सर लेकिन अमेरिका जहीर सर जी जहीर संधू साहब को उसका रंग पसंद आ गया। उन्होंने कहा यार मेरे बिल्कुल गाड़ी के साथ मैच करता है इसका कलर, इस J-35 का, हम तो यही लेंगे। आपको पसंद आए ना आए, सीटें 2 ऐड कर दें इसमें मजीद, और इसमें अच्छे से इसके लगा दें व्हील शील इसके ब्लिंग ब्लिंग हो, तो हम यही जहाज लेंगे। उन्होंने सौदा कर लिया 40 जहाजों का। अब वो आ रहे हैं पाकिस्तान में। अब कहते हैं कि उस रीजन के अंदर पाकिस्तान विल बिकम दिस, चाइना का पहला कस्टमर होगा पाकिस्तान इस मामले। लेकिन सर अमेरिका तो ये डर रहा है कि पाकिस्तान ऐसे मिसाइल्स बना रहा है जो अमेरिका तक जा सकते हैं। आपको लगता है ये ऐसा कुछ कर रहे हैं? पाकिस्तान सुजुकी गाड़ी का इंजन नहीं बना सकता, तो आप कहते हैं कि ऐसा मिसाइल बना लेगा जो यहां से उड़ के। उनसे चाइना से पूछना था भाईजान आप इनको कौन सा मिसाइल दे रहे हैं बना के, कि जो सीधा ही 2500 माइल की रेंज से 12,500 किलोमीटर तय करके सीधा वहां जा रहा है। लेकिन नहीं आरज़ू, यही तो बात है। वो प्लान जिसने दिया है, फर्म उसका नाम है, असिस्टेंट सेक्रेटरी एंड वो असिस्टेंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उसका नाम है, जॉन फाइनर उसका नाम है जिसने किया। उसका पोर्टफोलियो पढ़ना चाहिए था कि उसने किस मूड में ये बात की। ये ग्रेटर इजराइल का हिस्सा है। उन्हें यही डर है कि कहीं इजराइल तो के आसपास तो नहीं चला जाएगा। और दूसरा, अगर उनको एतराज है कि दुनिया के मिसाइल जो है, अगर वो कहा जाए उनकी बेसिस तो कतर के अंदर भी है, उनकी बेसिस तो कई और जगहों पे मौजूद है। वो अगर ये इससे मुराद ये था कि ये वहां तक पहुंच पाएंगे, तो फिर तो 100 किलोमीटर का वाली रेंज वाला भी मिसाइल आपके लिए खतरा होना चाहिए। लेकिन नहीं, ये प्लानिंग जो दे रहे हैं ये ग्रेटर इजराइल की प्लानिंग, क्योंकि इसके बाद ईरान के पीछे सबसे पहले हमारे बाबा बाइडन ट्रंप जाएंगे सबसे पहले ईरान के पीछे। ईरान के बाद अगर उन्होंने अच्छे तरीके से हैंडल कर लिया, फिर आपकी बारी आएगी। ये शुरुआत है, थोड़ा सा अभी म्यूजिक बजना शुरू होगा। इस म्यूजिक का स्टार्ट जो है जॉन फाइनर ने कर दिया है। इसको मजीद इसको आगे आगे पीछे आवाज ऊंची नीची ट्रंप सब करेंगे अपने दौर के अंदर। लेकिन जो चीज रास्ते में आएगी ग्रेटर इजराइल के, वो भस्म हो जाएगी। आपकी सर्वाइवल का सिर्फ और सिर्फ एक वाहिद हल है, आप अपने इंटरनल और एक्सटर्नल हालात बेहतर कर लें, सऊदी अरेबिया से रिलेशनशिप खराब ना करें, और मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि आप फाइनेंशियल अपने बंदोबस्त कर लें, क्योंकि आगे हो सकता है IMF आपको पैकेज ना दे। और सर ना दे तभी बेहतर होगा, वरना यही हाल रहेगा जब तक इन्हें पैकेज मिलता रहेगा, ये और कुछ नहीं करने वाले। नहीं, वो तो नहीं कुछ करेंगे, लेकिन आरजू, मैं जिस तरह के, मुझे कुछ दोस्तों का फिक्र है पाकिस्तान में, जिसमें आप शामिल हैं। अगली दफा जुमा बाजार से चने, गुड़ और पानी के 2 कनिस्तर आपने भर के रख लेने हैं, और आप माचिस की 2-4 डिबिया भी रख लें। और आपको पता होना चाहिए कि जरूरत के वक्त लकड़ियां कहाँ से लानी है, क्योंकि आगे जो टाइम, अगर IMF ने जवाब ना दिया तो 5,000 लोग जो हैं, वो जो आपके रूलिंग एलीट है, चाबियां फेंकेंगे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे और आ जाएंगे अपनी 1 वे फ्लाइटों पे लंदन। आप जाने आपका पाकिस्तान जाने। बिल्कुल ऐसा ही है सर, लेकिन खैर देखते हैं कि क्या होता है। इस पे तो खैर नजर रहेगी न्यूज पे हमारी। सर बकरियां और मुर्गियां भी आपने कही थी, वो भी मुझे लोग लिखते रहते हैं लेने को। मुर्शद पाक जो है, आपको पता है, वो बहुत दूर अंदेश है। उन्होंने बहुत अरसा पहले कहा था कि आप IMF का रास्ता छोड़ दें, अंडे, मुर्गियां, कट्टे, बकरे, ये वो बड़े दूर अंदेश। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया सर, आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच।